बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 101 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो तेज़ी से टैक्सी की तरफ बढ़ी। यही वक्त था जब उसे अपनी दाईं तरफ तेज़ चमक महसूस हुई। उसके साथ ही किसी गाड़ी के पहियों से चिरचिराहट की तवील एहतजाजी आवाज़ बुलंद हुई। शानी को लगा कि कोई सख्त चीज़ इसके घुटनों से टकराई है। वो हवा में लहराई और कई मीटर पीछे गिरी। उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। शानी को होश आया तो उसकी निगाहों के सामने सबसे पहले एक सफ़ेद छत आई। इसे ड्रिप लगी हुई थी। एक नर्स इससे चंद फुट की दूरी पर मौजूद थी। वो इसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। शानी कुछ देर तक बिल्कुल खाली ज़हन रही। इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो कहाँ और क्यों है। फिर जैसे कोई रुकी हुई मशीन बरकी रो बहाल होने से एकदम चल पड़ती है, इसका जहन भी काम करने लगा। दोखीज़ कुकी का आंसुओं से तर चेहरा इसकी निगाहों में आया। इसे याद आया कि वो कुकी तक पहुंचने के लिए सड़क उबोर कर रही थी। हो मेरे खुदा! वो तड़प कर उठ बैठी। उठने से उसके सर में नाकाबिले बर्दाश्त तेज उठी और इसके दोनों हाथ बेसाख्ता अपने सर पर पहुंच गए। यहाँ एक बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। नर्स ने नाराज़ होकर कहा, क्या करती हैं आप? सुई निकल गई है। नर्स ने शानी को दोबारा लिटाने की कोशिश की, लेकिन शानी ने लेटने से इनकार कर दिया। क्या वक्त हो गया है? मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जाना है। इसने वक्त देखने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। साइड की दीवार पर वाल क्लॉक मौजूद था। सुइयां 5:30 बजे का वक्त बता रही थी। 5:30 इसे तो 10 बजे उस्मानिया हाउस पहुंचना था। इसका मतलब था कि 7.5 घंटे ऊपर हो चुके हैं। वो सरतापा लर्ज गई। इसे ड्रिप को खींचकर अपने बाजू से अलहदा किया और बिस्तर से नीचे उतर गई। एक नौजवान डॉक्टर तेजी से इसके पास आया। ये आप क्या कर रही हैं बीबी? आपको चोट लगी है? अभी आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं, मुझे जाना है। आपको पता नहीं मेरा जाना कितना ज़रूरी था। हो मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैं कहाँ हूं और क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में नौजवान डॉक्टर ने इसे जो कुछ बताया उससे पता चला कि एक सीमी प्राइवेट हॉस्पिटल का वार्ड है। गुलफिशान टाउन के करीब सड़क पार करते हुए वो एक कार से टकराई थी। कार वाला 2 अफराद के साथ उसे यहाँ लाया है। वो रात भर यहाँ रहा था, सुबह चला गया था, अब फिर आ गया है। शानी ने चौंक कर पूछा, रात भर से क्या मतलब? अब क्या वक्त हुआ है? अब शाम के 5:30 बज रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। शानी ने एक बार फिर सर थाम लिया। इसका मतलब था कि 7.5 घंटे नहीं 19.5 घंटे गुजर चुके थे। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। कोकी का सीन लेकिन गमज़दा चेहरा इसकी निगाहों में घूम गया। डॉक्टर की आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर से इसके कानों तक पहुंच रही थी। वो इसे बता रहा था, आप कार से टकराने के बाद बिजली के एक पोल से टकराई थी। 2-2.5 घंटे तक तो बिल्कुल बेहोश रही थी। बाद में आपको सुकून बख्श दवा दी गई। आपके दाएं घुटने और कंधे पर भी चोट आई है, लेकिन ये चोटें ज़्यादा संगीन नहीं है। मुझे जाने दे, शानी कराकर बोली। मेरी छोटी बहन सख्त मुसीबत में है, प्लीज़ मुझे जाने दे। डॉक्टर ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन शानी ने धकेल कर उसे एक तरफ हटा दिया। बेड के करीब इसकी जूती पड़ी हुई थी। इसने जूती पहनी और नंगे सर वार्ड के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वार्ड के दीगर मरीज और स्टाफ हैरत से इसे देख रहे थे। इसी दौरान में बड़ी उम्र का एक क्लीन शेव शख्स सामने आया। वो शानी को देखकर चौंका। शानी ने अंदाज़ा लगाया कि यही वो शख्स है जिसकी गाड़ी से वो टकराई थी। वो शानी को देखकर खखलाया, आप किधर जा रही हैं? अभी आपको आप पीछे हट जाएं। शानी ने तेजी से उसकी बात काटी। मेरी बहन मुश्किल में है। वो बाहर निकली तो वो पीछे पीछे आया। देखें, आप इस तरह ना जाएं, और अगर जाना है तो फिर मैं आपको गाड़ी में छोड़ आता हूँ। शानी ने एक लम्हा तामिल के बाद कहा, किधर है आपकी गाड़ी? आइए मेरे साथ। वो आगे बढ़ा। फिर ज़रा तवक्कुफ से कहने लगा, आपकी शाल और शोल्डर बैग भी गाड़ी ही में है। शानी थोड़ा सा लंगड़ा रही थी और उसके सर में टेसें उठ रही थी। थोड़ी देर बाद वो उस मेहरबान चेहरे और मेहरबान लहजे वाले शख्स के साथ उसकी उंडा गाड़ी में बड़ी सड़क की तरफ जा रही थी। शानी की शाल और बैग वगैरह इसे वापस मिल गए। अधेड़ उम्र शख्स ने कहा, मैं कल सारी रात आपका अता पता जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी वजह से आपको इतनी शदीद चोट आई। नहीं जी, मुझे यकीन है कि इसमें मेरा ही कसूर था। मैं ही बदहवास हो गई थी। वही शख्स जरा तजब्जुब से बोला, मेरा नाम सईद खरमानी है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अभी आपने कहा है कि आपकी हमशीरा को कोई मसला दरपेश है। अगर मैं किसी तरह आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताएं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, शानी ने कतियत से कहा। आप मुझे बस सरी कोठी स्टॉप तक पहुँचा दें। उस्मानिया हाउस सरी कोठी स्टॉप से बस थोड़ी ही दूरी पर था। शानी का सीना बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि उस्मानिया हाउस में क्या सूरत हाल है। उम्मीद तो नहीं थी कि कोकी अभी तक महफूज होगी, लेकिन चंद फीसद चांस ज़रूर था। शायद कुछ ऐसा हो गया कि कल शादी ना हो सकी हो। मतलूबा स्टाफ के सामने उतरकर शानी ने सईद खरमानी का शुक्रिया अदा किया और मजीद कुछ कहे बगैर उस्मानिया हाउस की तरफ बढ़ गई। अब शाम हो गई थी।
इसी दूरी से उस्मानिया हाउस का वसी आहनी गेट नजर आ गया। गेट पर फुटबॉल के साइज के बड़े बड़े दूधिया बल्ब रोशन थे। शानी गेट पर पहुंची, इसे अंदर चहल पहल नजर आई। मुसल्ला गार्ड ने शानी को पहचानने के बाद इसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। अंदर का मंजर देखकर शानी का दिल धक से रह गया। इसने आते के वस में कोकी और चौधरी बशीर को देखा। कोकी जरक बरक रूसी लिबास में थी और चौधरी के पहलू में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। सर झुकाए बिल्कुल खामोश चौधरी और कुछ दीगर अफराद बैडमिंटन का एक मैच देख रहे थे। यह मैच चौधरी के गैर मुल्की मेहमानों के दरमियान हो रहा था। एक तरफ खुश अंदाम गरीस थी, दूसरी तरफ सुनहरी बालों वाली एक और लड़की। गरीस ने हल्की सी शर्ट और निकर पहन रखी थी। इस लिबास में उसका जवान जिस्म मचल रहा था। कुर्सियों पर बैठे तमाशाइयों में कोकी के वालिद सैफुल्लाह, बामू खलील, बहन सुंबल और दीगर रिश्तेदार शामिल थे। वो शक्लों ही से मरूब और दबे दबे दिखाई दे रहे थे। शानी धीरे धीरे चलती बैडमिंटन कोर्ट के करीब पहुंच गई। सब खेल में गुम थे। शानी की निगाह कोकी के चेहरे पर पड़ी। उसने एक निगाह ही में जैसे हर बात शानी के सामने बयान कर दी। कोकी खूबसूरत मोटी गुड़िया की तरह पथरीले चौधरी बशीर के पहलू में गमजदा और खामोश बैठी हुई थी। बिखरी बिखरी और जर्द जर्द सी उसकी सुबह उसका रात का फसाना कह रही थी। वह एक नोखेज कली नहीं रही थी। कल रात सुहाग की सेज ने उसकी तोशीजगी लेकर उसे लड़की से औरत बना दिया था और इसे औरत बनाने वाला गर्दन नकड़ाए उसके पैरों में बैठा हुआ था। हाँ, वो हार चुकी थी प्यार की बाजी और उसके साथ साथ राजू भी हार चुका था। शानी के सीने से गहरी टेस उठी और वो बेहाल सी हो गई। शानी का दिल चाहा कि वो यहीं से वापस मुड़ जाए और रोती हुई कहीं दूर निकल जाए, लेकिन इसी दौरान में चौधरी बशीर की नज़र उस पर पड़ गई। वो वाज़ेह तौर पर चौंका और फिर एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। दोनों की निगाह मिली। फिर चौधरी तमाशाइयों में से निकलकर सीधा इसकी तरफ आया। शानी साकत वो जामच खड़ी थी। शाल इसके सर पर थी, लेकिन पेशानी पर बदी हुई पट्टी नजर आ रही थी। चौधरी से वह लट्ठे के कलफ लगे खड़खड़ करते सूट में था। चमकदार गुस्से की नोक ऊपर को उठी हुई थी। उसने बेहद तेज नजरों से शानी के सरतापा को घूरा और गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोला, अब क्या लेने आई हो? शादी हो गई? शानी ने एक बेमानी सवाल किया। जो कुछ वो देख चुकी थी उसके बाद ये सवाल बेमानी ही था, लेकिन शायद दिल में अब भी कोई उम्मीद की मोहूम किरण मौजूद थी। चौधरी जहर भरे लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 10 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैंने 2 घंटे मजीद तुम्हारी राह देखी। यहाँ मौजूद लोग इस बात के गवाह हैं और अब तुम मुझे कोई कहानी घड़कर मत सुनाना। मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जान चुका हूँ। मैं सच कहती हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं रात भर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रही हूँ। क्या हुआ था? सड़क पार करते हुए एक कार से टकरा गई थी। सर पर सख्त चोट आई है। चौधरी ने शानी के तासरात का जायजा लेकर एक लंबी सांस ली और पहलू बदल कर बोला, खैर ये एक्सीडेंट ना होता तो कुछ और हो जाता, लेकिन ये बात तो तय थी कि तुम्हारा जवाब बिलाखिर इनकार ही में होना था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ ही आ रही थी। शानी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। पता नहीं कि उसे ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं। चौधरी की घनी मूंछों के नीचे एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। उसने एक ऐसी बात कही जिसकी तवक्को शानी को हरगिज ना थी। कम अज कम फिल वक्त तो नहीं थी। वो कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब क्या बिगड़ गया है? हम अपनी अपनी जगह वापस आ जाते हैं। तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ। वो यूं बात कर रहा था जैसे ये हकीकी जिंदगी का नहीं, गुड्डी गुड्डे के खेल का जिक्र हो। शानी लर्ज गई। सब कुछ से चौधरी की मुराद कोकी ही थी। कोकी जिसकी दोशीदगी वो सुहाग की सेज पर छीन चुका था। उसे क्या पता था कि उसने कितनी बड़ी मता ले ली है। जो कुछ वो हासिल कर चुका था कोकी से, उसकी कदर कीमत कोई औरत ही जान सकती थी। और वो यूं बात कर रहा था जैसे बाजार में फरोख्त होने वाली किसी प्रोडक्ट का जिक्र कर रहा हो। शानी का दिल चाह के नताई से बेपरवाह होकर एक थप्पड़ चौधरी बशीर के रुखसार पर दे मारे और पांव पटकती हुई बाहर निकल जाए, लेकिन वो कहाँ कर सकती थी ये सब कुछ। वो तो शायद कोकी की तरह हालात के शिकंजे में जकड़ी हुई एक बेबस हस्ती थी, जिसे एक सांस लेने के बाद दूसरा सांस लेने के लिए भी माशरे की इजाज़त दरकार थी। इसी दौरान में चौधरी के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने पहले नंबर चेक किया, फिर शानी से मुखातिब होकर बोला, तुम बैठो, मुन्ने से मिलना है तो उससे मिल लो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उसने एक गार्ड को इशारा किया और कहा, बेगम साहबा को उधर कुर्सी पर बिठाओ। चौधरी ने कॉल रिसीव की और बातें करता इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ चला गया। शादी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अब कोकी और उसके घर वालों का सामना करती। कितनी उम्मीदें दिलाई थी इसने उन्हें, कितना हौसला दिया था, लेकिन वो होनी को टाल नहीं सकी थी। अचानक शानी को इमारत की छत की तरफ से एक बारीक चहकारती आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा, छत पर मुन्ना मौजूद था। उसने मंदिर के ऊपर से शानी को देख लिया था और उसके चेहरे पर दबा दबा जोश दिखाई दे रहा था। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। वो यकीनन जीने उतर कर नीचे शानी के पास आ रहा था, लेकिन शानी के दिल और दिमाग में तो जलजला बरपा था। वो सरतापा आंसुओं में डूबी हुई थी।
उसे मुन्ने की आवाज़ सुनकर चिल्लाहट होने लगी। वो मुन्ने से मिले बगैर ही वापस जाने के लिए मुड़ी। इसके कदमों में तेजी थी। वो बैरूनी गेट पर पहुंची। जब उसे अपने अकब में मुन्ने की मदम आवाज़ सुनाई थी, वो इसे पुकारता हुआ दौड़ता चला रहा था, जैसे लोहे का नन्हा सा जर्रा मकनातीस की तरफ लपकता है। शानी उसे नज़रअंदाज करती गेट से बाहर आ गई। एक गार्ड ने शानी को मुतवज्जो किया। मैडम, नन्हे साहब आपको बुला रहे हैं। शानी सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल में राजू के पास मौजूद थी। आरफ कम्बुआ शानी की वजह से परेशान था और होटल के अलावा कई जगह शानी के लिए फ़ोन कर चुका था। शानी के सर पर पट्टी और चाल में लंगड़ाहट देखकर वो मजीद परेशान हुआ। शानी ने उसे मुख्तसर अल्फाज में कल रात पेश आने वाले सारे वाक़यात बताए। आरफ को मुकम्मल राजदारी का पाबंद करने के बाद शानी ने उस पर यह इंकशाफ भी कर दिया कि कल रात उस्मानिया हाउस ही में कोकब और बशीर की शादी हो गई है। आरफ बेहदार ज़दा खातिर नजर आने लगा। फिर वो तशवीशनाक लहजे में बोला, लेकिन शानी बहन, इस मुंडे का क्या होगा? ये तो जल्ला कमला हो रहा है उस लड़की के लिए। उसने चलने में तवक्कुफ किया और बोला, आपको पता है आज सवेरे क्या हुआ? क्या हुआ? शानी ने पूछा। इसने खिड़की में से एक लड़की को देखा। इसे शक गुजरा कि वो शायद कोकी है। मैं बाहर नाश्ता करने गया हुआ था। ये उठकर उस लड़की के पीछे चल दिया। नर्सें रोकती रह गई लेकिन इसने एक नहीं सुनी। उस सामने वाले छोटे बरामदे तक ये कुड़ी के पीछे गया। जब तसल्ली हुई कि ये कोई और है तब वापस आया। रात को नींद में भी बड़बड़ा कर उसी का नाम ले रहा था। मुझे तो तरस आता इसकी हालत देखकर। शानी का भरकर रह गई। इसी दौरान में राजू की निगाह शानी पर पड़ गई। उसने आवाज़ देकर शानी को अंदर बुला लिया। वह बिस्तर पर नीम तराज था। शानी उसके करीब कुर्सी पर बैठ गई। वह बोला, तुमने कहा था शादी 3 हफ्ते के लिए रुकी है। अब काफ़ी दिन बाकी नहीं, अब क्या करना है? शानी के दिल पर गुंसा सा लगा। वो उसे कैसे बताती कि खेल पहले ही ख़त्म हो चुका है। वो जिस कोकी के नाम पर सांस ले रहा है वो किसी की मनकूहा बन चुकी है। शानी को चुप देख कर वो कहने लगा, कल अब्बा कह रहा था कि मैं तुमसे सारी बात खोल कर पूछ लूँ, कहीं ये ना हो कि हम देखते रह जाएं और चुप चपीते कोई काम हो जाए। शानी ने कहा, हौसला रखो राजू, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। कल भाई बाबर फिर कोकी के अब्बा जी से मिलने उनके घर गया था। वो कह रहा था कि वो सब कहीं गए हुए हैं, घर पर ताला लगा हुआ है, कहीं कोई काम पड़ गया होगा। शानी ने कहा। अपनी आवाज़ को खोखलापन इसे खुद भी बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ। तुम कल मिली हो उसे? राजू ने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं, कल तो नहीं मिली, शायद आज मिलूंगी। राजू कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने तकिए के गिलाफ में हाथ डालकर एक तयशुदा कागज़ निकाला और शानी से कहने लगा, मेरा ये ख़त उसे दे देना और अगर वो कोई ख़त दे तो मुझे ला देना। शानी ने अपना लरजता हाथ बढ़ाकर ख़त राजू से ले लिया और अपने शोल्डर बैग में रख लिया। शानी के लिए अपने आंसू रोकने मुश्किल थे। राजू ने शानी की तरफ देखे बगैर कहा, बुध के रोज़ भाई बाबर जाकर कोकी के अब्बा जी से मिले थे। वो कहते हैं कि उसके अब्बा जी नाराज़ तो हैं पर लगता है कि 2-3 बार कोशिश की जाए तो मन जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मन जाएंगे ना? हाँ। शानी ने इस बात में सर हिलाया और अपने आंसू छुपाने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो कमरे से निकली थी कि खुश लिबास और संजीदा सूरत औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या आप राजू की अजीज़ा हैं? जी हाँ। आप ही का नाम शानी तो नहीं? औरत ने शानी को देखते हुए कहा। शानी ने एक बार फिर इस बात में जवाब दिया। वो मुस्कुराई और उसने गर्मजोशी के साथ शानी से हाथ मिलाया। मेरा नाम राहत है, मैं यहाँ पर साइकाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। राजू का केस मुझे भी रेफ़र किया गया है। मैंने कल और परसों राजू से बात की थी। उसकी बातों ही से मुझे आपका नाम भी मालूम हुआ। मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ। आपके पास 15-20 मिनट का वक्त होगा? क्यों नहीं, आप फरमाइए। आइए मेरे साथ, औरत ने कहा। थोड़ी देर बाद वो और शानी एक कमरे में आमने सामने बैठे हुए थे। जवान साल औरत के चेहरे पर गहरी संजीदगी दिखाई दे रही थी। वो बोली, राजू जिस खतरनाक कैफियत से गुजर रहा है, हम उसे साइकोलॉजी की ज़बान में सुसाइडल बिहेवियर कहते हैं। जब ऐसा रवैया टीन एजर्स में होता है तो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मोहब्बत का शिकार होने वाले नौउम्र लड़के लड़कियां बेहद जज्बाती होते हैं। वो अपनी मोहब्बत को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत साबित करने के लिए जान तक गंवा देते हैं। मैं राजू में जो अलामात देख रही हूँ वो सब की सब तशवीशनाक हैं। मैं आपसे पूरी तरह इत्तफाक करती हूँ डॉक्टर, शानी ने कहा। मैं महसूस करती हूँ मिस शानी के मादी में ये लड़का तन्हाई का शिकार रहा है। वालदा के इंतकाल के बाद वालिद ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। उसी वजह से ये नशे का सहारा लेने पर मजबूर हुआ। अब सूरत हाल ऐसी है कि ये अंदर से बिल्कुल टूट फूट चुका है। इसे ज़रा सी भी ठेस मज़ीद लगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। इसकी बहाली की वाहिद उम्मीद यही है कि इसे मज़ीद कोई ठेस ना लगे और हम मुसलसल कोशिश करके इसे शदीद डिप्रेशन में से बाहर निकालें। रात नामी उस साइकेट्रिस्ट ने 15-20 मिनट तक शानी से गुफ्तगू की। शानी बाहर निकली तो इसके दिल पर बोझ पहले से ज़्यादा था। रात ने जो बातें बताई थी उन पर यकीन ना करने की कोई वजह ना थी।
शानी राजू को देखती थी तो इसकी छठी कहती थी कि यह लड़का अपने दीवानेपन में कुछ भी कर गुजरेगा। शानी को उसकी आंखों में बेपनाह गम के साथ साथ जुनून की झलक भी नजर आती थी। वो बाहर निकली हॉस्पिटल के वसी ग्रासी लान में एक बेंच पर जा बैठी। वो एक बार राजू का सामना कर चुकी थी, अब दोबारा सामने करने की हिम्मत उसमें ना थी। इसने शोल्डर बैग खोला और वो खत निकाल कर पढ़ने लगी जो राजू ने कोकी के नाम लिखा था। राजू चांद इब्तदाई जमातें पढ़ा हुआ था, वो बहुत मुश्किल लिख सकता था। इमला और हैंड राइटिंग वगैरह अबतर थे, फिक्रे भी शिकस्ता और टूटे फूटे थे, लेकिन असल चीज़ तो लफ्ज़ों में छुपा हुआ नफ्स से मजमून होता है और वो मुतासर कुन था। उसमें न उम्री की मोहब्बत की बेपनाह तड़प नजर आती थी। खत का खुलासा कुछ इस तरह था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर हमारे बड़ों ने हमें मिलने ना दिया तो मैं अपनी जान ले लूँगा, और मैंने सचमुच गोलियाँ खाई थी। पता नहीं कैसे बच गया हूँ, डॉक्टर भी हैरान है। किसी वक्त सोचता हूँ शायद ऊपर वाले को हम पर रहम आ गया है। शानी बाजी ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी रुक गई है। शानी बाजी को पूरी उम्मीद है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो हम दोनों के बेल के लिए बड़ी कोशिश कर रही हैं। तुम भी हौसला रखो, हो सकता है कि ऊपर वाला हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे, और अगर ना भी हुआ तो फिर मेरे लिए आखिरी रास्ता तो है ही ना। मैं अपने वादे पर पक्का हूँ कोकी, मैं तुम्हें किसी की वोटी बनते हुए नहीं देखूंगा। उससे पहले अपनी कब्र में पहुँच जाऊँगा। चाचा साहब मुझसे बहुत नाराज़ हैं, पता नहीं क्यों। मुझे चाचे साहब पर कोई गुस्सा नहीं है, वो तुम्हारे अब्बा जी हैं तो मेरे लिए भी इज्जत की जगह पर हैं। तुम जानती हो कि इससे पहले पाक पतन में जो कुछ हुआ था उसमें मेरा कसूर था, ना तुम्हारा। खत के आखिर में 2-3 बेढंगे शेर लिखे हुए थे, वैसे ही शेर जो ट्रकों और रिक्शाओं के पीछे लिखे नजर आते हैं। दिल करता है सनम कोई दवा बेच, कागज़ के एक पुर्दे पर तस्वीर अपनी बना भेज। लेकिन बात इन शेरों की नहीं, बात उस जज्बे की थी जो इन शेरों और इस टूटे फूटे खत के पीछे था। अगर आला वर्फ़े अल्फाज के पीछे मुनाफ़कत खवस हो तो वो तहरीर को भुसम कर देती है, लेकिन अगर टूटे फूटे लफ्ज़ों के पीछे सच्चाई की ताकत हो तो वो एक बेढंगे से मोहब्बत नामे को भी शाहकार बना देती है। शानी को ये मोहब्बत नामा भी किसी शाहकार से कम नहीं लगा। उसके साथ ही शानी के अंदर दबे हुए अंदेशे भी एक बार फिर उभर कर शोर मचाने लगे। राजू ने अपने खत में ये बात वजाहत से दोहराई थी कि वो कोकी से जुदाई की सूरत में अपनी जान दे देगा। शानी अपनी अजीब फितरत से मजबूर थी। वो राजू और कोकी के मसले को अपना मसला बना चुकी थी। वो उन दोनों के लिए हलकान थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था अब क्या करे। राजू को उसकी ज़िंदगी की सबसे अनदोना खबर पहुंचाने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हकीकत को जुटलाना भी मुमकिन ना था। अचानक वो चौंक गई। इसने चाऊ शाम बाबर, कादरे, चंद दीगर अफराद को देखा। वो हॉस्पिटल की पार्किंग से इमारत की तरफ आ रहे थे। ताऊ शाम वगैरह एक करीबी होटल में ही क़याम पजीर थे। वो दिन के वक्त ज़्यादातर हॉस्पिटल ही में रहते थे। शानी को जिस चीज़ ने चौंकाया वो ताऊ शाम और कादरे वगैरह के तासरात थे। ताऊ शाम के चेहरे पर चिंगारियाँ सी उड़ रही थी, कुछ यही कैफियत कादरे की भी थी। उनके पीछे लंबे चौड़े डशकरे खातों में असला लिए दहशत की फ़ज़ा पैदा करते और लंबे लंबे डग भरते चले आ रहे थे। शानी की चटी इसने पुकार कर कहा, ताऊ शाम इस बात से आगाह हो चुका है कि चौधरी बशीर ने चालाकी के साथ कोकब से शादी रचा रही है। अब शायद वो शानी या आरफ कम्बुआ का घेरेबान पकड़ने राजू के कमरे की तरफ जा रहा था। वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राजू की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक था और शायद और भी बहुत सी ज़िंदगियों के लिए। शानी ऐसी जगह बैठी थी कि ताऊ और उसके साथियों की निगाह इस पर नहीं पड़ी थी। वो तेज़ी से अपने रास्ते पर बड़े चले जा रहे थे। शानी एकदम अपनी जगह से उठी और चंद कदम भागकर ताऊ शाम के सामने आ गई। कहाँ जा रहे हो चौधरी? इसने पूछा। शानी का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। शानी को देखकर चौधरी की सुर्ख आंखें कुछ और भी दहक गई। वो बड़े कहर से बोला, रुकवा ली तुमने शादी, संभाल लिया सारा मामला। तुम मेरी बात आराम से सुनो चौधरी, ये अल्लड़बाजी का मौका नहीं है। ओए अब बाकी क्या रह गया है, हम आराम से तुम्हारी बात सुने। बशीर ने जो कुछ करना था उसने कर लिया है और तूने भी जो करवाना था करवा लिया है। कादरे ने कड़क कर कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है चौधरी, अभी राजू बाकी है। इसे ये सब कुछ मालूम होगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसकी जान चली जाएगी। हमें अब भी जोश से नहीं खोज से काम लेना चाहिए। शानी ने दलेरी से चौधरी उशाम और कादरे का रास्ता रोक लिया। ताऊ उशाम फुनकारा, तू मुनसफ और पंच ना बन, बस बिस्तर गर्म करने वाली जनानी रह और यही तेरी औकात है। ये हम मर्दों के मामले हैं और हम अपने मामले निपटाना अच्छी तरह जानते हैं। ये मामला निपटाने की बात नहीं चौधरी, तुम्हारा बेटा बिस्तर से लगा हुआ है। डॉक्टर बता रहे हैं उसके साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पहले उसे संभल लेने दो, फिर जो चाहे करते रहना। कादरे ने कहा, तू ज्यादा टर ना कर। हमें पता है तूने अंदर खाने बशीरे को भी खसम बनाया हुआ है। पहले हमारे सीने में बम जलाए हैं तूने, अब सब्र करने के मशवरे दे रही है।
शानी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, इससे पहले कि वो भी तलख जबान में कुछ कहती। जवान साल चौधरी बाबर आगे आया और माथे पर तेवरी डालकर बोला, अब क्या चाहती है तू? हम जाकर बशीरे का गिरबान भी ना पकड़े? हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी है उसने। हम अस्पतालों में खज्जल हो रहे हैं और वो 16 साल की कुड़ी के साथ ऐश करता रहे। ये कैसे हो सकता है? शानी ने अपने लहजे को धीमा करते हुए कहा, तुम ठंडे दिल से सोचो, मैं बशीर की नहीं तुम्हारी तरफ तारी कर रही हूँ, राजू की तरफ तारी कर रही हूँ। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो डॉक्टरों से पूछ लो, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि अभी वो इस शादी वाले मामले से बिल्कुल बेखबर रहे, वरना कुछ भी हो सकता है। कादरा गर्जा, वो बेखबर ही रहेगा, पर आज हमने बशीरे के हाथ पैर तोड़े बगैर उसे छोड़ना नहीं है। चौधरी, समझने की कोशिश करो, राजू का अब कोकी के बगैर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। उसे कोकी चाहिए, किसी भी तरह, किसी भी हाल में। मैं चौधरी बशीर से बात कर रही हूँ, उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, लेकिन क्या पता कुछ दिनों में आ जाए। क्या पता चौधरी कोकी को छोड़ने पर तैयार हो जाए। वाह वाह, क्या बात है, कादरा जहरीले अंदाज में बोला। एक झूठी कुड़ी को हमारे घर की नूह बहू बनाने का सोच रही हो? हम थूकते भी नहीं ऐसी कुड़ी पर, और तुम्हारा भी धुर फिट है मुंह। कादरे ने बाकायदा हाथ लहराकर शानी पर लानत डाली। शानी ने तेजी से कहा, बात झूठी और कंवारी लड़की की नहीं चौधरी, बात राजू की जिंदगी बचाने की है। और मुझे लग रहा है कि कोकी से ना मिली तो वो बेमौत मरेगा, और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। शानी ने अपनी उंगली चौधरी के चेहरे की तरफ उठाकर कहा। कादरे का चेहरा एक बार फिर अंगारा हो गया, दंत ने फूल गए। ताम उसके बोलने से पहले ही बाबरा बोल उठा। ताऊ शाम से मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल है कि एक दो बातें गौर करने की हैं। इस तरह खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। बेहतर है कि सामने कैंटीन में जाकर बैठते हैं। चौधरियों के तने हुए आसाब कुछ ढीले पड़े। उसी असना में आरफ कम्बुआ भी आ गया। वो सब लोग कैंटीन की तरफ गए। अभी वो कैंटीन से कुछ दूर थे कि शानी को मेन गेट के पास एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये सब इंस्पेक्टर अख्तर था। वो सादा कपड़ों में था, ताहम अपने कद काट के सबब दूर से पहचाना जाता था। उसने भी दूर से शानी को देख लिया था। शानी को अंदाजा हुआ कि वो हाजी हयात खान का कोई अहम पैगाम लेकर यहाँ आया है। उसे फौरी तौर पर बात करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ चौधरियों वाली मुसीबत ने भी इसे घेर रखा था। जब दाऊ शाम कादरा वगैरह कैंटीन में बैठ गए तो शानी राजू को एक नज़र देखने के बहाने वापस हॉस्पिटल की इमारत की तरफ आ गई। हॉस्पिटल के एक निस्बतन सुनसान गोशे में उसे सब इंस्पेक्टर अख्तर खड़ा नजर आ गया। शानी उसके साथ तीसरी मंजिल पर चली गई। यहाँ बिल्कुल खामोशी थी। अख्तर ने कहा, बीबी, आपके लिए एसपी की तरफ से एक खास पैगाम है। खैरियत का है? शानी ने पूछा। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हालात ये हैं शानी बीबी के कानून नाफज करने वाली एजेंसियां पोटोहार में डाकुओं की पनाहगाहों पर भरपूर रेड करने का फैसला कर चुकी हैं। पुलिस के आला ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर अब भी लाला रुस्तम खसने और उसके साथियों के खिलाफ ताकत से कार्रवाई ना की गई तो फिर मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। शानी के दिल पर गुंसा सा लगा। ताऊ अपने तासरात छुपाते हुए बोली, ये बात तो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है, ख़ास तौर से नाले के किनारे पुलिस एहलकारों के मरने के बाद से। लेकिन अब हालात में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है। डिप्टी रियाज का कहना है कि ग्रैंड ऑपरेशन में ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, वरना कामयाबी मजीद मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस को कुछ ऐसी इतलात मिली हैं जिनसे पता चला है कि रुस्तम एक बार फिर अपनी पनाहगाह से निकलकर कोई ख़ास कार्रवाई करना चाह रहा है। अब खबर नहीं कि उसका निशाना कौन है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हालात और संगीन हो जाएंगे। अखबार पहले पोटोहार की खबरों से भरे पड़े हैं। पुलिस और इंतजामिया पर इस मुतालबे का बेहद दबाव है कि रुस्तम को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब यह पुलिस और इंतजामिया की आन बान का मसला बन चुका है। हाजी एजाज साहब ने कहा है कि आप अपनी पोजीशन साफ रखने के लिए रुस्तम और उसके साथियों के खिलाफ एक बयान दें और जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी पूरी मजम्मत करें। हाजी एजाज साहब को पता चला है कि एक मारूफ अखबार का नुमाइंदा आपका इंटरव्यू लेने के लिए ख़ास तौर से लाहौर से जोहर आबाद पहुँचने वाला है। अखबार वाले आपकी तफसीली स्टोरी छापना चाहते हैं। वो आपसे पोटोहार के सफ़र के बारे में पूछेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप म्याना की चौधरी और उसके बेटे को डाकुओं से छुड़ाने में कैसे कामयाब हुई। लेकिन ये बातें तो अखबार वाले पहले पूछ चुके हैं और डिप्टी रियाज से भी बयान ले चुके हैं, मगर अब वो सब कुछ तफसील से मालूम करना चाहते हैं। मुमकिन है कि वो आपकी इजाज़त से आपकी ज़ाती ज़िंदगी और हालात के बारे में भी सवालात पूछें। आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। इसके अलावा ये आपके लिए नहायत अच्छा मौका है कि आप रुस्तम और उसके साथियों की गैर कानूनी कार्रवाइयों के बारे में भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दें। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ रही हैं। आपके दिल में जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी ज़बान से रुस्तम और उसके साथियों की मजम्मत होनी चाहिए। शानी ने मरे हुए अंदाज में इस बात में सर हिलाया, फिर जैसे करा कर बोली, लेकिन रुस्तम अब क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सारी अफवाह बाजी है। वो तो पुलिस से छुप कर वहाँ बैठा है।
वो बार बार क्यों निकलेगा अपनी पनाहगाह से बाहर? बीबी शानी, आपकी तरह हमें भी रुस्तम से हमदर्दी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उस शख्स को आज तक कोई नहीं समझ सका, ना ही उसके बारे में यकीन से कोई पेश गोई की जा सकती है। शायद यही वजह है कि आज तक ये गिरफ्त में नहीं आ सका। ये शख्स एक ही वक्त में रहम दिल और शफाक, बहुत ज़्यादा मोहतात और बहुत ज़्यादा बेपरवाह, बहुत ठंडा, बहुत गर्म दिमाग भी है। वो जानता है कि ताऊ और उसके बेटे के अगवा के बाद पुलिस चौकस है। उन्होंने रास्तों की नाकाबंदी कर रखी होगी। ये तो जानबूझकर मुसीबत को गले लगाने वाली बात है। शानी के लहजे में गहरी मायूसी थी। सब इंस्पेक्टर अख्तर ने कहा, शानी बीबी, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। हाजी अयाद खान का कहना है कि आपके अपने ज़ाती ख्यालात जो भी हैं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर अंदर रुस्तम और उसकी कार्रवाइयों के खिलाफ आपका एक बयान ज़रूर रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए। शानी का बुझा हुआ दिल मज़ीद बुझने लगा। वो रुस्तम के लिए शदीद ख़तरों की बू महसूस कर रही थी।